हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 सॉरी यानी कि जो हमारा क्लास 12th है उसका जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 यानी कि कोल्ड वॉर एरा, द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये तीनों चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा चैप्टर 4 है जो हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर 7 रहने वाला है। इससे रिगार्डिंग में हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था, फिर यूरोपीय यूनियन के बारे में डिस्कस किया था, यूरोपीय यूनियन की जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें अगर बात करते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने साउथ यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया रीजन यानी कि आसियान के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने आसियान का क्या रोल है और क्या डायमेंशन है, इन 6 लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 7 है, जिसमें हम चाइनीज इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 में हम इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 9 में हम डिस्कस करेंगे जापान लैंड राइज यानी कि लैंड ऑफ द राइज के बारे में, राइजिंग सन के बारे में। यानी कि हमारा जो चैप्टर 4 है वो टोटल 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 कंप्लीट होगा, फिर चैप्टर 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से हम क्लास 12 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बता देता हूँ कि किस पैटर्न में हमारा वीडियो सीरीज अभी चलता है। जब हम संडे की बात करते हैं, संडे हर संडे हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं 1995 से लेकर के 2021 तक, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जो कि हमारा हिस्ट्री का। इस संडे हमारा हिस्ट्री की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया इन 8 लेक्चर्स में। 9वें लेक्चर में हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा पॉलिटी का। पॉलिटी का स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, क्योंकि अभी जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है वो पॉलिटिकल का ही चल रहा है। तो इसीलिए जैसे ही हमारा यूनिट 1 होगा, उसके बाद हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। मंडे से लेकर के संडे सैटरडे तक, यानी कि मंडे टू सैटरडे, हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमने क्लास 6 से लेके ऑलरेडी क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों बुक को कंप्लीट कर लिया है। प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हर एक क्लास का आपको यानी कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। क्लास 11 का आपको सेपरेट प्ले लिस्ट मिलेगा और क्लास 12 का सेपरेट प्ले लिस्ट मिलेगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में एक स्टैंडर्ड बुक को भी कंप्लीट कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर रहे हैं पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, जिसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है, और इन दोनों पार्ट को आपको एक दो टेस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि जो कि हमारा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक है, वो हमने क्वेश्चंस यानी कि विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ ब्रीफली में ये सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा क्लास 12 का, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 3 है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकेंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम अपने वीडियो से इसमें सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। आज हम चाइनीज इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम
चाइनीज इकोनॉमिक्स की बात जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उस ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो चाइनीज की जो इकोनॉमिक्स थी वो काफी ज्यादा क्या थी, खराब थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो चाइनीज इकोनॉमिक्स में हमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉवर्टी और जो आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण का जो साम्राज्य था वो देखने को मिलता है। इसका जो मेन कारण था, वो मेन कारण क्या था कि चाइना लंबे समय से जापान के अगेंस्ट में क्या करता आ रहा था, वॉर लड़ता हुआ आ रहा था। इसकी वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में क्या है, जो चाइना की जो इकोनॉमिक्स थी वो काफी ज्यादा खराब थी। चाइनीज के अंदर कुछ बड़ी फैक्ट्रियां तो थी, लेकिन उस पर चाइनीज का कंट्रोल ना होकर के किसका, फॉरेनर्स का, यानी कि विदेशियों का कंट्रोल था। फिर अगर बात करते हैं, जब जापान ने वो मतलब जापान के द्वारा जब सरेंडर कर दिया गया, अपने आप को आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, यानी कि जब यूएसए के द्वारा जापान पे क्या गिराया गया था, 2 बम गिराए गए थे, जिसकी वजह से जापान को क्या करना पड़ा था, खुद को सरेंडर करना पड़ा था अगस्त 1945 में। तो उसके बाद क्या है कि चाइनीस जो चाइना था 1 अक्टूबर 1949 को वो क्या बना, एक रिपब्लिक नेशंस बना। तो जापान, अगर हम फिर चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के अंदर एक सिविल वॉर भी चल रहा था, इसके अंदर एक कम्युनिस्ट रेड आर्मी और चियांग काई शेक जो कि एक नेशनल गवर्नमेंट था, उनके बीच में क्या चल रहा था, एक सिविल वॉर भी चल रहा था। जैसे ही एंड हुआ 1949 का, उसके बाद जो रेड आर्मी है वो किसके अंडर में चला गया, माओ के कंट्रोल में चला गया, यानी कि जो भी मेन लैंड था ओवर किसके कंट्रोल में आ गया था, माओ के अंडर में आ गया था। फिर चाइना के अंदर जो रूलिंग ऑफ, जो अगर हम बात करें तो रूल ऑफ चाइना है, वो किसके हैंड में आ गया था, सियांग साई शेख के हाथों में आ गया। इस तरीके से 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1949 को क्या है, चाइना एक रिपब्लिकन नेशंस के रूप में वर्ल्ड पे निकल के आया। यानी कि 19 अक्टूबर 1949 में चाइना क्या है, चाइना ने भी अपनी आजादी पा ली थी। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि जो चाइना की जो कंट्रोल इकोनॉमिक्स थी, स्टेट ऑनरशिप ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं माओ जेडोंग, जो कि जिसकी सरकार थी सोवियत रूस के बारे में बात करते हैं, जो सोवियत यानी कि सोवियत यूनियन आज के टाइम पे जो रूस है, ही भांति क्या है, चाइना के अंदर भी क्या था, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टाइप, और उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, प्लान डेवलपमेंट रसिया की तरह उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया। उसके बाद जितनी भी जो बड़ी कंपनियां थी, बड़े फैक्ट्रीज थे, बैंक्स थे, जो भी बिजनेसेस थे, वो किसके हाथों में चली गई थी, गवर्नमेंट के हाथों में चली गई। सिमिलरली उसी तरीके से जो भी स्टेट की जो रेल ट्रैफिक थे, वाटर ट्रैफिक था, या फिर बात करते हो जो भी बड़ी कंपनियां थी, वो किसके हाथ में थी, स्टेट के हाथों में आ चुकी थी। फिर जितने भी जो बड़े बड़े लैंड थे, जो बड़ी बड़ी जमीन थी, लैंड लॉर्ड से लेकर के उसको फार्मर्स के बीच में क्या कर दिया गया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। फिर बात करते हैं शुरुआत स्टार्टिंग वर्षों में चाइनीज के जो नेता थे उनके द्वारा क्या किया गया, उद्योग और जो भी तकनीकी विकास, जो इंडस्ट्रियल, अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पे ज्यादा फोकस, उनके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया था। इसीलिए चीन के पास की प्राप्ति के लिए क्या, पूंजी की भी क्या थी, यानी कि जो कैपिटल्स था चाइनीज के पास उसकी भी शॉर्टेज थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चीन को रूस की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा उनको सहायता मिली हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रसिया के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, उसी तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ निकल के आया, चाइना में। तो इसमें कोई संदेश नहीं था कि जो करेंसी कैपिटल की जो शॉर्टेज थी वो रसिया के द्वारा फुलफिल किया हो, यानी कि रसिया के द्वारा हेल्प किया गया हो। आज के टाइम पे अगर भी हम चाइना और रसिया की बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आगे कि जैसे ही चाइना के अंदर जो वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब ये अपनी पॉलिसीज बनाई थी, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था, जैसे ही चाइना इंडिपेंडेंस हुआ तो उसने सबसे ज्यादा जो पहला फोकस दिया था वो दिया था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे और इंडस्ट्रियल पे। जिसके वजह से अगर हम बात करते हैं, दुनिया का जो प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग हब नेशन है वो चाइना के रूप में आज के टाइम पे हम
देखते हैं। इसका जो मेन कारण क्या था कि चाइना की गवर्नमेंट जैसे ही रिपब्लिक कंट्री, चाइना जैसे ही एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में मर्ज हुई, जैसे ही उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या करेगा और टेक्नोलॉजी डेवलप को वो पहले प्रेफरेंस देगा। अब बात करते हैं, अगर जो नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था थी, जो अचीवमेंट थे, जो कंट्रोल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स जो रिस्टोरिंग एंड जो पॉलिटिकल यूनिटी था, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था की जो उपलब्धियां हैं, आर्थिक पुनर्गठन और जो राजनीतिक एकता है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चाइना के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट रूल को स्थापित किया गया था। इससे चीन में जो भी अगर बात करते हैं, जो असाधारण शक्ति थी और उत्साह दोनों हुए थे। यानी कि जैसे ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की रूल एस्टेब्लिश हुई चाइना के अंदर, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, एक असाधारण शक्ति और उत्साह क्रिएट हुआ था। फिर बात करते हैं, जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशंस थी, यानी कि जो हग ऑफ पॉपुलेशंस थी, को रचनात्मक कार्यक्रम में लगाया गया। यानी कि जो चाइना के अंदर जितनी भी जो पॉपुलेशंस थी, उन सबको किसके अंदर इमर्ज किया गया, एक क्रिएटिव प्रोग्राम्स के अंदर उन्हें इमर्ज किया गया, जिसके कारण चीन विश्व की एक क्या है, प्रमुख में भी गिना जाने लगा। अगर हम चाइनीज को बात करते तो उसको किस में फिर काउंट किया जाने लगा, अमॉन्ग्स द लीडर्स में भी वर्ल्ड के लेवल पे इसको काउंट किया जाने लगा। फिर चाइनीज के द्वारा जो रिवर्स थे, उस पे डैम्स बनाने स्टार्ट किए गए। क्यों? क्योंकि बाढ़ आने की वजह से जितने भी जो एग्रीकल्चर थे, क्रॉप्स थे, वो क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इसीलिए चाइनीज के द्वारा फिर क्या, जो भी डैम सब है, वो रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना स्टार्ट किया गया। फिर चाइनीज के सिटीजन्स के पास कुछ अधिकार भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं राइट टू वर्क। फिर उसके बाद करते हैं जैसे कि राइट टू वर्क हो गया। फिर राइट टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट इन ओल्ड एज और कंडीशंस। यानी कि चाइनीज लोगों के पास जो कुछ अधिकार हमें देखने को मिला, जैसे कि वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिया गया था। क्या क्या दिया गया था, जैसे कि काम करने का अधिकार, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का अधिकार, और सरकार के द्वारा क्या है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जो भी जो पुअर पीपल है अर्बन एरिया और सिटीज में जो रहते थे, यानी कि रूरल एरिया एंड जो अर्बन एरिया में जो गरीब पीपल्स रहते थे, उनको उनकी कंडीशंस में फाइनेंशियल प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी कंडीशन सुधारने के लिए, उनके लिए क्या है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि उस टाइम पे लोगों की जरूरत थी। यानी कि वहां पे लोगों की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की जो जरूरत थी, जैसे कि कपड़ा, मकान, या बात करते हैं फूड, एजुकेशन बच्चों के लिए, ये सब चीजों, इस जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकार के द्वारा चलाया गया जा रहा था, स्थापित किया जाता, ये सब भी प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर बात करते हैं, अगर हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का भी हमें कहीं ना कहीं एक स्क्राइब्स देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने बात किया था किसके बारे में, राइट टू वर्क के बारे में, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ओल्ड एजेस के बारे में। बट अगर हम रियल व्यूज में देखें, तो ये राइट आज के टाइम पे क्या है, मोर लेस है, सिर्फ ये दिखावटी था। लेकिन हम एक्चुअली अगर रियलिटी की बात करते हैं, तो इसका जो महत्व है वो क्या है, काफी ज्यादा कम है। यानी कि अगर बात करते हैं जो ह्यूमन राइट है, गवर्नमेंट के द्वारा आज भी उसका क्या किया जाता है, एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ ओपोनेंट्स। आज भी जो चाइनीज के अंदर जो भी लोगों की जो ह्यूमन राइट है, उसका क्या किया जाता है, अब्यूज, यानी कि उसको दबाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइनीज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें सिविल और जो पॉलिटिकल राइट देखने को मिलता है, उसका सिर्फ नाम के लिए कि वो ह्यूमन राइट है, लेकिन उसकी वैल्यू की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा कम है। फिर अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस, यानी कि 1970 डेकेड के टाइम, यानी कि 1970 के दशक के टाइम पे जो भी कुछ जो मेजर डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन और जो ओपन डोर पॉलिसीज थी, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो चाइना का जो इकोनॉमिक्स था, वो क्या था, कंटिन्यू ग्रो होता जा रहा था। चाइना was not recovering from backward due to hug increase in population।
चाइना की इकोनॉमिक तो कंटिन्यू ग्रो हो रही थी, लेकिन चाइना की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसके वजह से चाइना के अंदर क्या है, जो बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो गरीबी है, पिछड़ापन है, उससे वो आज़ादी नहीं पा, यानी कि उससे उसको छुटकारा नहीं मिल रहा था, यानी कि उसको वो रिकवर नहीं कर पा रहा था। जैसे-जैसे उनकी आबादी बढ़ती जाती थी, जो मटेरियल्स है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती थी, जिसके वजह से प्रोडक्शंस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई। तो उनके लीडर्स के द्वारा 1970 की ड्यूरेशंस में क्या है, कुछ डिसीजंस लिए गए थे। जैसे कि 26 अक्टूबर 1971 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है चाइना की, यानी कि बात करते हैं जो चाइना है, वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। यानी कि देखिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन स्टार्टिंग में चाइना इसका मेंबर नहीं था। इंडिया इसका मेंबर 1945 में ही बन गया था, लेकिन चाइना उस टाइम पे इसका मेंबर नहीं था। चाइना इसका मेंबर कब बना? 1971 में। जैसे ही चाइना इसका मेंबर बना, तो चाइना जैसे ही चाइना यानी कि यूएनओ का मेंबर बना, तो चाइना को क्या है, एक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भी मिल गई, जिसके वजह से अब जो चाइना एक आइसोलेशन में था, वो अब खत्म हो गया और चाइना वर्ल्ड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे ही चाइना यूएनओ से कनेक्ट हुआ, उसको परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मिली, तो उससे पहला चाइना क्या था, एक आइसोलेशन में था। जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं किस बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड से पूरी तरीके से क्या है, अलग है, इसलिए वो एक आइसोलेटेड कंट्री मानी जाती है। तो जैसे ही चाइना क्या है, परमानेंट मेंबर बना और यूएनओ का मेंबर बना, तो जो चाइना की जो आइसोलेशन थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर जो चाइनीज लीडर्स थे, वो अलग अलग जाके देश में घूमे और ट्रेड, कल्चर, साइंटिफिक एग्रीमेंट पे उनके द्वारा मेजर डिसीजंस लिए गए, एग्रीमेंट पे साइंस किए गए, तो जिसके वजह से चाइना आज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। 1976 में जो चाइना के जो प्रेसिडेंट कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, चाओ इन लाई ने आधुनिक यानी कि मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्न चाइना के लिए क्या है, मॉडल चाइना को बिल्ड करने के लिए उनके द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था, जिसका नाम था फोर मॉडर्नाइजेशन। जिसमें प्रपोजल में ये कहा गया था कि जो हमारी पार्टी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, नेशनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्म, यानी कि चाइना के अंदर वो क्या करेगा, इन सब में मॉडर्नाइज ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसके वजह से चाइना क्या हो, वर्ल्ड की जो पावरफुल नेशंस कंट्री है, उसके इक्वलिटी में आकर के बैठेगा। यानी कि चाइना क्या होगा, एक पावरफुल नेशंस के रूप में इमर्ज होकर के आए। तो यानी कि जो फोर मॉडर्नाइजेशन की जो प्रपोजल थी, जो पॉलिसीज थी, वो किसके द्वारा लाया गया था? 1976 में जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे, चाओ इन लाई के द्वारा लाया गया था। सितंबर 1976 में माओ का क्या हुआ, निधन हो गया। यानी कि जो चाओ, यानी कि फिर बात करते हैं सितंबर 1946 में क्या है, माओ का निधन हुआ। जो भी चीनीज लीडर थे, यानी कि जो चीनी नेता थे, उनके द्वारा ये अनुभव किया गया कि यदि माओ के द्वारा जो अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा, तो चीन क्या है, संपन्न देश कभी भी नहीं बन पाएगा। तो चीन के शक्तिशाली नेता जो कि देंग सियाओपेंग ने क्या है, सुधारवादी और उदारवादी नीति का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? रिस्टोर्ड एंड रिफॉर्मिस्ट लिबरल पॉलिसी का उनके द्वारा क्या लिया गया था, सहारा लिया गया था, जिसे खुले द्वार की नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी भी कहा गया, जिसे और किस नाम से कहा गया, सेकेंड रिवॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो देंग सियाओपेंग ने इसे एक तो चीन की दूसरी क्रांति भी कहा था। थर्ड पॉइंट की बात कर, इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेटाइजेशन और जो मार्केट इकोनॉमी जो चाइना के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं और किस तरीके से डिफरेंट है आज की चाइना की इकोनॉमिक्स और पहले कंट्रोल चाइनीज इकोनॉमिक में। अगर बात करते हैं जो चीनी की अर्थव्यवस्था में जो उदार बनाते समय जो देंग सियाओपेंग ने कहा था कि रास्ता नहीं, लक्ष्य प्रधान होना चाहिए। यानी कि एक कोटेशंस जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, उनके द्वारा एक कोटेशंस दी गई थी
कि उन्हें रास्ता नहीं बल्कि क्या चाहिए, लक्ष्य प्रधान यानी कि जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होना चाहिए, गोल्स मेन होना चाहिए, ना कि वे। तो चीन में धीरे धीरे जो बाजार तंत्र है, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं मार्क मार्केट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो प्रमुख होता गया। और आज के टाइम पे अगर हम चाइनीज इकोनॉमिक की बात करते हैं, वो टोटली किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो कम्युनिस्ट सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि चाइना के अंदर जो सामूहिक खेती के अंतर्गत क्या थे, बड़े बड़े जो सामूहिक फार्म थे वो बनाए गए थे, जिन पर किसान उसी प्रकार काम करते थे जिस प्रकार एक खेत यानी कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि की जो पैदावार थी, जो प्रोडक्शन था, वो काफी ज्यादा घट गया था, यानी कि काफी ज्यादा कम हो गया, जिसके वजह से जो चाइना की जो कंट्रोल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। तो जो चाइनीज लीडर है उनके द्वारा ये एनालाइज किया गया कि यदि अब इसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो चाइनीज इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो जो चाइनीज लीडर है उनके द्वारा ये महसूस किया गया कि अब जो एग्रीकल्चर है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। तो उनके द्वारा क्या है, जो कि सामूहिक खेती था, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा जो कल्टीवेटिव फार्मिंग था उसको खत्म कर दिया गया, उसका एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद क्या है, किसान अब अपनी भूमि के खुद ही मालिक थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, किसान को उनकी जमीन का खुद ही मालिक बना दिया गया, जिसके वजह से क्या है, जो एग्रीकल्चर था उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि जैसे ही एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया गया कि जिसकी जो लैंड है उसका ऑनर वो उस फार्मर्स ही होगा, तो उसके बाद अचानक से चाइनीज की जो प्रोडक्शंस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो लोकल एरियाज पे जो ट्रेड्स थे, या हम बात करते हैं रूरल इंडस्ट्रीज थी, उसको काफी ज्यादा बूस्ट अप मिला। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो इसमें कई आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश किया गया सिंघाई के अंदर। और जितने भी जो कोस्टल एरियाज थे उनके लिए उस टाइम पे क्या किया है, जितने भी जो कोस्टल एरियाज थे, कारखाने और उद्योग खोलने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि जितने भी जो फॉरेन बिजनेसमैन है उनको आजादी दे दी गई थी कि जो भी कोस्टल एरियाज पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उद्योगपति को बहुत सी रियासतें से क्या दी गई थी, तो छूट दिया गया था। इसने न केवल उद्योगपति को ही लाभ मिला जब बल्कि कंट्री के गवर्नमेंट यानी कि चाइना को भी इसका काफी ज्यादा लाभ मिला था। वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, उसे जो पूंजी निवेश के लिए क्या है, उसे एक आदर्श क्षेत्र माना गया, यानी कि जब चाइना के द्वारा कोस्टल रीजन्स में बिजनेसमैन के द्वारा, जो फॉरेन बिजनेसमैन है उनके द्वारा क्या है, परमिशन दे दिया गया है कि आपको बहुत ही यानी कि उनको यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंस दे दिया गया कि आप वहां पे आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ड्यूटीज थी, जो भी टैक्सेस थे, उसको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया। तो जिसकी वजह से जो वेस्टर्न नेशंस थे उन्होंने क्या कहा था कि वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ये कहा गया था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या है, एक आइडल एरिया है, यानी कि एक आदर्श क्षेत्र माना गया। अमेरिका ने 2005 में चीन के अंदर 72.4 मिलियन डॉलर की पूंजी का यानी कि कैपिटल्स का इन्वेस्टमेंट किया। 2006 के अंतर्गत चीन का जो विदेश मुद्रा था, जो फॉरेन करेंसी था, उसका भंडार कितना हो गया था, 820 अरब मिलियन डॉलर हो गया। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, चाइना फिर मेंबर बना किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, कब, 2001 में। जैसे ही चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बना, उनके द्वारा फिर अलाउ कर दिया गया जो भी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे उनको अदर इंडस्ट्रीज में। फिर नाउ इट उनके द्वारा फिर ये डिसाइड किया गया कि ओपन इट्स इकोनॉमिक टू मेनी सेक्टर, यानी कि जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब के लिए भी क्या है, इकोनॉमिक को चाइना के द्वारा खोल दिया गया, जिससे कि फॉरेन जो
फॉरेन जो कैपिटल इन्वेस्टर है वो ताकि इनमें भी इन्वेस्ट कर सके। 2004 में जो फॉरेन कंपनीज थे उनके द्वारा काम स्टार्ट किया गया किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी। और 2006 में जो गवर्नमेंट थी, अगर बात करते हैं जो सरकार थी उनके द्वारा क्या है, टैक्स को क्या है काफी ज्यादा जो इन पॉइंट ऑफ जो फॉरेन कार्स थी उस पे जो टैक्स थी उसको भी काफी ज्यादा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर जो भी ऑनरशिप थी, जो होटल के जो भी ऑनरशिप थे वो सारी किसके हाथ में आ गई, सरकार के हाथ में आ गए। और जो भी अगर बात करते हैं फिर वो किसके हाथों में चले गए थे, फिर वो सरकार के हाथों से, फिर यानी कि प्राइवेट हैंड से वो किसके हैंड में आ गए थे, गवर्नमेंट के हैंड में, सरकार के हाथों में आ गए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इज प्रॉपर्टी लॉ, यानी कि संपत्ति संबंधी कानून में भी बदलाव किया गया था। मार्च 2007 में जो भी प्रॉपर्टी लॉ था उसमें क्या है, काफी ज्यादा फेरबदल यानी कि काफी सारा चेंजेस किए गए थे। यानी कि किसान या जो अन्य लोग थे उनको अनुचित ढंग से क्या, उनकी संपत्ति पे वंचित कर दिया गया उन्हें। यानी कि वंचित, यानी कि आप ये समझिए कि जो चाइनीज की जो प्रॉपर्टीज लॉ था 2007 में, प्रॉपर्टीज लॉज में चेंजेस किए गए थे, जिससे कि क्या जो किसान या जो अन्य लोग हैं उनके प्रॉपर्टी से उनसे वंचित ना किया जाए। यदि जो कृषि भूमि, एग्रीकल्चर जो फार्म्स है, एग्रीकल्चर जो एरिया या जो अदर्स प्रॉपर्टीज है जो कि जनहित के अधिग्रहण है, जरूरी हो तो संपत्ति के मालिक से उचित मुआवजा दे करके गवर्नमेंट उसे ले सकेगी। तो इस तरीके से क्या है, चाइनीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो लॉज थे उसको भी चेंज किया गया था। अब जो हमारा आज का लास्ट फूड टॉपिक है, क्या क्या रिजल्ट थे इकोनॉमिक पॉलिसी का। अगर हम रिजल्ट बात करते हैं जो चाइनीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज था, तो उसमें बात करते हैं कि चीन एशिया का सबसे बड़ा क्या था, देश है। अगर आज के टाइम पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा नेशन कौन सा है, चाइना। वह अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बनाने की ओर अग्रसर हो। आज के टाइम पे भी अगर बात करते हैं तो चाइना, अगर आज के टाइम पे बात करते हैं तो आज यूएसए सबसे बड़ा थ्रेट किसको मानता है, अपना चाइना को। क्यों कि आज के टाइम पे अगर हम इकोनॉमिकल रूप से बात करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप से बात करते हैं, तो उसको यूएसए को कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला कौन सा नेशन रहा, चाइना। एक टाइम पे रसिया था, लेकिन आज के टाइम पे जो रिलेशंस है वो बदल करके किसके हाथ में चली गई है, चाइना। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम चाइना की जो यानी कि यूएसए की जो सबसे बड़ी थ्रेट्स की बात करते हैं, यानी कि हाल ही में जो एक सर्वे हुआ जिसमें 60% से ज्यादा अमेरिकन लोगों ने ये कहा था कि आज वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए की जो इन्फ्लुएंस है वो घटी है और चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ी है। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज अगर वर्ल्ड में अगर किसी को, यूएसए को अगर कोई दे रहा है तो वो कौन दे रहा है, चाइना। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में अपना स्थान धीरे धीरे कौन लेता जा रहा है, तो चाइना लेते जा रहा है। आज के समय की बात करते हैं, आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी स्टील और सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फिर चाइना की बात करते हैं तो जो टोटल सेट अगर बात करते हैं, जो चाइना अपना टोटल ट्रेड वर्ल्ड में जो शेयर करता है उसकी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 2006 में 80% इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो चाइनीज के द्वारा अकेला बनाया जाता था। इसलिए हम आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें, मोस्ट ऑफ दी जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं उसमें हमें मेड इन चाइना देखने को मिलता है। आज भी हम जो बहुत सी चीजें जो यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, वो ना कहीं मैन्युफैक्चर जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, चाइनीज के द्वारा किया जाता है। तो 2006 में 80% जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थी वो किसके द्वारा बनाया जाता था, चाइनीज के द्वारा बनाया जाता था। अगर हम चाइना की जो एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं वो कितनी थी, 9 से जो 10% थी, वो काफी ज्यादा क्या होगी, जो चाइनीज इकोनॉमिक्स थी, यानी कि जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी का रूप उसने पूरी तरीके से बदल दिया। 2010 में जो चाइना की जो इकोनॉमिक्स थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 4 ट्रिलियन, यानी कि $4 ट्रिलियन हो गई थी। ये आंकड़ा क्या है, अब बन गया था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो फॉरेन कंपनीज थी उनके द्वारा जो हक सैलरीज, जो अलाउंसेस थे स्किल वर्कर के द्वारा, और जो मैनेजर्स थे वो किए जा क्या किए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। यानी कि
जो विदेशी कंपनियों की जो कुशल कर्मचारी थे और जो प्रबंधक थे यानी कि जो मैनेजर थे उनको भारी वेतन और भत्तों का भुगतान कर रहे थे। चीन एक दौलतमंद वर्ग का उदय हुआ यानी कि जैसे-जैसे चीन की इकोनॉमिक्स बढ़ती गई तो वो क्या है एक दौलतमंद वर्ग की तरह अगर बात करते हैं, चीन फिर क्या है राइज हुआ एक न्यू वेल्थ क्लासेस की तरह, जिसके वजह से कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी चाइनीज इकोनॉमिक के अंदर देखने को मिलता है। फिर अगर बात करते हैं कि हग दिस पार्टिस बिटवीन विलेज एंड सिटीज बिटवीन द कोस्ट एंड हिंटरलैंड, यानी कि गांव और शहर तथा जो समुद्र के किनारे या अंदरूनी इलाकों के बीच में क्या है काफी ज्यादा असमानताएं देखने को मिलती है। 2006 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये कहा था कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो हो रही है, लेकिन चाइनीज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो बेरोजगारी है साथ साथ में वो भी बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी में क्या कहा था कि द नंबर्स ऑफ यंग पीपल अमंग द अनएम्प्लॉयड, यानी कि चाइना के अंदर यंग पीपल यानी कि जितने भी जो नव युवक है वो आधे से ज्यादा क्या है अनएम्प्लॉय है, यानी कि उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है। फिर बात करते हैं चाइनीज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो डिक्रीज ह्यूमन, यानी कि चाइना के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है। और अकॉर्डिंग टू 2010 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि 2010 के आंकड़े के बारे में बात करते हैं तो लगभग चीन के 12% जो पॉपुलेशन थे वो किसके अंदर आ गए गरीबी में जी रहे। तो ये चाइना के कुछ डाटा थी और ये कुछ रिजल्ट थी किसकी जो चाइनीज की जो बात करते हैं एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया जैसे कि रिजल्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइवेटाइजेशन एंड जो मार्केट इकोनॉमी इन चाइना के अंदर और किस तरीके से करंट इकोनॉमिक और ओल्ड कंट्रोल इकोनॉमिक में डिफरेंस था उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो कि 1970 के दशक में लिए गए थे जैसे कि मॉडर्नाइजेशन और ओपन डोर पॉलिसी। फिर हमने अचीवमेंट के बारे में बात किया था क्या अचीवमेंट से कंट्रोल इकोनॉमिक के। फिर जो आर्थिक पुनर्गठन है उसके और राजनीतिक एकता के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जब हम लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे जो कि होगा इंडिया चाइना रिलेशन। तो उससे पहले इन 8 लेक्चर में जो भी डाउट है आप उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे तब हम लेक्चर 8 अपना डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।